नमस्कार। कथा कहानी में आप सबका स्वागत है। कथा कहानी में आज प्रस्तुत है शिवानी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास कृष्णकली का भाग 13। चलिए शुरू करते हैं। ड्रेसिंग टेबल के सम्मुख खड़ी हो अपने चेहरे के 2-3 आकर्षक क्लोजअप देखकर उसने पहले अपनी सबसे लुभावनी हंसी कंठस्थ कर ली, फिर कलिंग पिंस की हथकड़ी, बेड़ियों में देर से बंधे बंदी केश गुच्छ को एक झटके से अपने सुडौल कंधों पर झटक लिया। नहा धोकर चेहरे पर ताजगी आ गई थी। तन मन स्वयं ही एक अनजानी पुलक से भर उठा था। आप हमेशा बिना बाहों के ब्लाउज ही पहना कीजिए मिस मजुमदार, कभी बॉबी ने कहा था। क्यों? कली ने जानबूझकर भी अनजान बनने की चेष्टा कर मुग्ध बॉबी को उकसाया था। फिर अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनने में किस सुंदरी को आनंद नहीं आता? नहीं तो ऐसी सुंदर बाहों को देखने से संसार वंचित रह जाएगा। बॉबी त्रिभंगी भंगिमा में दीवार से सटकर गले का स्कार्फ ठीक करता मुस्कुराने लगा था। ओह, हमारे बॉबी के पेट में दाढ़ी उगाई है। अरे मुए, तू ऐसे बढ़िया कॉम्प्लीमेंट देने कब से सीख गया? आंटी न जाने कहाँ से आकर मुस्कुराती उसके पीछे खड़ी हो गई थी और लड़कियों की भांति लजाता बॉबी पसीना पसीना हो गया था। उसकी नंगी बाहों पर फिसलती बॉबी की मुग्ध सिंसियर दृष्टि ने कभी झूठी चापलूसी नहीं की होगी। कली ने बिना बाहों का ही ब्लाउज पहन लिया, फिर ब्लाउज के बहुत नीचे तक खुले गले में आंटी का दिया मगनखा पेंडेंट झुलाकर वह दोनों हाथ पीछे बांधकर खड़ी हो गई। दर्पण के प्रतिबिंब ने मुस्कुराहट का प्रत्युत्तर दिया। बस ऐसे ही हाथ बांधे खड़ी रहना और किला फतह। कैसा सिंबॉलिक पेंडेंट लटका दिया था उसने। आंटी का दिया कॉर्वेट का अलभ्य उपहार, जिसे चाहने पर वे किसी भी म्यूजियम में मुंहमांगी बोली पर बेच सकती थी। आंटी, ऐसा रेयर बगनखा सच में मुझे दे रही हो? आश्चर्य से बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कली विश्वास से आंटी को निहारती उनके गले में दोनों बाहें डाल बच्ची सी झूलने लगी थी। तुम ही तो कह रही थी यह रुद्रप्रयाग के उसी खूंखार मैन ईटर का बगनखा है जिसने 17 गांवों में आतंक फैलाकर 10 औरतें, 20 पुरुष और न जाने कितने पाड़े निगल लिए थे। यू आर राइट हनी। आंटी ने अपने हाथों से क्लैस्प खटकाकर बगनखा कली की सुराहीदार ग्रीवा में झुला दिया था। इससे सुंदर म्यूजियम भला इसे और कहाँ मिल सकता था? अब यह बगनखा हमारी कली को दूसरे नरभक्षियों से बचाता रहेगा। कली, माय लव, इसके साथ हमेशा पीली साड़ी पहनना, एकदम कुमायूं ही खूंखार शेरनी लगोगी। काले जरीदार चौड़े कन्ने की पीली गढ़वाली साड़ी कली ने कभी बड़े शौक से खरीदी थी, पर जब भी वह उसे पहन इंडियन पवेलियन में मुस्कुराती खड़ी होती, विदेशी ग्राहकों की दृष्टि दुकान से हटकर दुकान की स्वामिनी पर ही जड़ जाती। 2 बार उसने वह साड़ी पहनी थी और दोनों ही बार खड़ी खड़ी वह विदेश के टके में 2 बिकते सस्ते विवाह प्रस्तावों को हंस हंस कर अस्वीकार करती रह गई थी। आज कली ने सूटकेस के अतल तल से वही मारात्मक साड़ी निकाल ली। अफीम के विष को संपूर्ण रूप से घातक बनाने के लिए लोग, सुना है, अचार का तेल मिलाकर चाटते हैं। आज यह बगनखा ही उसके लिए अचार का तेल बनेगा। यत्न से पहनी गई पीली साड़ी का चौड़ा जरीदार काला आंचल पीठ पर फैल गया। नग्न सुडौल बाह में पड़ा सांप के मुंह का मोड़दार बाजूबंद अब पीछे खड़े शत्रु को अनायास ही डस सकता था, और यदि कहीं शत्रु से आमने सामने मुठभेड़ हो गई तो आंटी का अपूर्व बगनखा चतुर कपटी अफजल खां से सशक्त शत्रु का भी पेट फाड़कर रख सकता था। आज वह भी देख लेगी कौन अफजल खां उससे बचकर निकल सकता है। अम्मा कब तक आएंगे बाबूजी? उसने कमरे की खिड़की से ही झांक कर पूछा। अपनी उस भड़कीली बड़े छलबल से पहनी गई साड़ी में वह बाबूजी के सामने जाकर क्या खड़ी हो पाती? आती ही होगी बेटी, 4 बजे उन सबको फिर अलीपुर जाना है। बड़ी देर तक कली अपने कमरे की एकमात्र कुर्सी पर मूर्ति सी स्थापित बैठी रही थी, जिससे साड़ी का एक भांज भी इधर उधर न हो। उसे स्वयं लग रहा था कि वह प्रसिद्ध रंगमंच की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत किए जा रहे किसी बहुचर्चित नाटक में
महत्वपूर्ण नायिका का अभिनय करने के लिए सजी धजी बैठी है और किसी भी क्षण पर्दा उठ सकता है। दर्शकों में जिस कला समीक्षक की आंखें वह बांधना चाहती है, हो सकता है वह अभिनय समाप्त होने पर दर्शकों के साथ तालियों की गड़गड़ाहट में योगदान देकर उसे आकाश में चढ़ाकर रख दे, और हो सकता है कि उसके सस्ते अभिनय का प्रपंच पकड़ लेने पर उसे हूट की मिट्टी में मिला दे। हर कार की आवाज़ के साथ उसका धड़कता कलेजा मुंह को आ रहा था। 10:30 बज चुके थे और 11 बजे उसे दफ्तर पहुंचना था। भाड़ में जाए अफजल खान। वह द्वार पर ताला मारकर गेट से बाहर निकल ही रही थी कि नई फिएट उससे सटकर भीतर चली गई। गाड़ी का छोटा कलेवर ठसाठस भरा था। अम्मा, उनके दोनों दामाद, दोनों पुत्रियां और स्वयं चालक बना काबुली वाला। वाह वाह, क्या बढ़िया नाम सूझ गया था अचानक। स्वाभाविक स्वच्छ हंसी का दर्पण चमकाती कली घर लौटे परिवार का स्वागत करने पलट गई। अम्मा, गेट से ही उसने पलटकर हाथ हिलाया और अम्मा को उनकी पोटली सहित चुंबक की भांति खींच लिया। अरे रे, तू कब टपकी? जब देखो तब छप्पर फाड़ कर ही टपकती है तू, और आते ही फिर कहाँ चल दी? अम्मा उसके पास पहुंचकर उसकी दमकती साड़ी को देखने लगी। ऐसे सज धज कर तो लड़की कभी दफ्तर नहीं जाती थी। क्यों बेटी, आज कहीं दावत वावत खाने जा रही हो क्या? बड़े स्नेह से अम्मा ने उसकी पीठ थपथपा कर पूछा। नहीं अम्मा, कली हंसी। आज अपनी दफ्तरी दावत खाने जा रही हूँ। स्वयं को उसने जानबूझकर ही अवरोह पर खींच लिया, जिसे मोटर की टंकी का पट उठाए उसे ठीक करने का झुका गंभीर चालक भी सुन ले। न जाने आज खाने को क्या क्या मिले अम्मा। डांट फटकार और धमकी। बड़े साहब से बिना पूछे ही इतनी लंबी छुट्टी लेकर इधर उधर घूमने का फल चखने जा रही हूँ। जया एक बार तीखी दृष्टि से उसे देखकर भीतर चली गई थी। दामोदर की निर्लज्ज मुग्ध दृष्टि का चाबुक सड़ासड़ कली की अधनंगी पीठ पर पड़ने लगा था। नवीन उस पेशेवर सुंदरी मॉडल की छवि को देख खुला मुंह बंद करना भी भूल गया। अपने दिन भर पहनी गई सिलवट पड़ी साड़ी की जरीदार कन्नी को हाथ से ही ठीक करती अम्मा की पुत्री माया बनावटी हंसी की अभ्यर्थना भी करती उसकी ओर बढ़ाई। अम्मा तो दिन रात आपका ही बखान करती रहती हैं। बड़ी इच्छा थी आपसे मिलने की। पर सुंदर चेहरे की बनावटी हंसी स्वयं ही उसके कथन का स्पष्ट खंडन कर रही थी। यह शायद अम्मा की अभिनय कला में एकदम फूहड़ छोटी बेटी नहीं समझ पाई। मैं जिस दिन गई उस दिन आप शायद कहीं चली गई थी। अभी तो दफ्तर जा रही हूँ, लौटते ही आपसे मिलने आऊँगी। कनखियों से कली ने दम्भी चालक की पीठ को देख लिया। अभी भी टंकी में मुंडी घुसाए न जाने क्या कर रहा था। क्या एक बार भी नहीं देखेगा भागा? क्या आकड़ में तने कंधे थे और धूप का चश्मा लगाए पूरा इतालवी टूरिस्ट लग रहा था पट्टा। कली पैर की चप्पल का फीता ठीक करने को झुकी ही थी कि परिचित मांसल कंठ स्वर की खनक से थमक गई। पटाख से गाड़ी का बड़ी देर से उठा ढक्कन बंद हुआ। मुझे घोष से मिलने जाना है अम्मा, खाना वहीं खा लूँगा। 4 बजे गाड़ी लौटा लाऊंगा, तब तुम्हें अलीपुर ले चलूँगा। कली के साथ ही साथ गाड़ी भी गेट से बाहर निकली। कली ने जानबूझकर ही अरे कहकर चलती गाड़ी का रास्ता काटकर अपने साथ ही उसे भी रोक लिया। न चाहने पर भी अप्रत्याशित ब्रेक के झटके के साथ चालक ने पहिए के नीचे जानबूझकर ही आ गई दुस्साहसी सुंदरी कली की हंसती आंखों को देख लिया। बिना कुछ कहे ही प्रवीर ने धीमी गति से गाड़ी फिर बढ़ा ली। कैटरपिलर की चाल से रेंगती गाड़ी के साथ साथ नपे तुले कदम रखती कली भी हंसती चालक की खिड़की के पास खड़ी हो गई। एक्सक्यूज़ मी, वह बोली तो प्रवीर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। क्या खिलवाड़ कर रही है यह छोकरी? पीछे अम्मा खड़ी हैं, दामोदर हैं, नवीन, जया है। क्यों वह बार बार जानबूझकर उसकी चलती गाड़ी के सम्मुख चतुर हड़ताली कर्मचारी की भांति धरना दे रही है? आपने उस दिन पूछा था ना कि हम शायद कहीं मिले हैं। गाल के आकर्षक गड्ढों की गहराई में अवशक्ति के गर्व में झूमता मस्त से मस्त जंगली हाथी भी धोखे में फंसकर डूब सकता था। ठीक कहा था आपने। आपको तो नहीं, पर आपके इस ट्वीट कोट को देखकर मुझे भी यह बहुत पहचाना सा लग रहा है। लगता है
जैसे बड़ी देर तक किसी अलमारी में लटका देखा है। इस बार की हंसी वो हंसी थी जिसे दर्पण के सम्मुख किसी ओजस्वी नेता के भाषण की ही भांति बार बार आवृत्ति कर कली ने चमकाकर कंठस्थ किया था। प्रवीर ने फिर वही उदासीन दृष्टि अपनी स्टीयरिंग व्हील पर बांध ली और धीमे से चतुर चालक की दक्षता से गाड़ी एक और निकाल तेजी से धूल उड़ाता चला गया। कली मुस्कुराकर चलने लगी। उसका अनुमान ठीक था। इस व्यक्ति को इसकी अभद्रता का समुचित दंड देना ही होगा। अपने छोटे से जीवन में उसने असंख्य पुरुष देख लिए थे और आज तक क्या एक भी ऐसा परिचित पुरुष था जो उसके सौंदर्य स्तवन के लिए दोहराना हो गया हो। कॉमन कर्टसी का भी तो एक महत्व होता है। देख रहा है कि पैदल चली जा रही है, पर फिर भी झूठे मुंह से भी क्या एक बार लिफ्ट देने का भद्र पुरुषोचित प्रस्ताव नहीं रख सकता था। ऐसी नम्र मिष्टभाषी अम्मा का पुत्र ऐसा रूखा कैसे जन्मा। उस दिन कली दफ्तर पहुंची तो मिस्टर शेखरन बहुत अच्छे मूड में थे। शायद कली के द्वीपचर्म परिधान सी पीली काली साड़ी की प्रशंसा ही नंगी बनकर उनकी क्षुधातुरा दृष्टि में स्पष्ट हो उठी। इतने दिनों तक ये लड़की नहीं थी तो लगता था दफ्तर की रौनक ही चली गई थी। बहुत लंबी छुट्टी ले ली मिस मजूमदार, क्या बीमार पड़ गई थी? जी हाँ, कली ने क्षण भर में उत्फुल्ल चेहरे पर आई अपनी अपूर्व अभिनय कला की तुलिका फिराकर म्लान बना लिया। जबरदस्त फ्लू हो गया था सर, अभी भी एकदम ठीक नहीं हो पाई, फिर भी आज चली आई। सोचा कहीं आप ये न समझ बैठें कि मैं बहाना बना रही हूँ। नहीं नहीं, भला मैं ऐसा क्यों सोचने लगा? आज तक क्या कभी आपने एक दिन की भी छुट्टी ली थी? यू नीडेड अ चेंज, पर इधर आपके लिए बहुत सा काम आ गया है। वाचाल शेखरन की दृष्टि आकर्षक ग्रीवा को बांधकर झूलते बगनखे पर निबद्ध हो गई थी। यह कली ने देख लिया। एक अजीब घुटन उसका गला घोंटने लगी। इस व्यक्ति ने दफ्तर के अन्य कई कर्मचारियों की भांति कभी उससे खुलकर प्रणय निवेदन किया होता तो शायद कली को उसकी उपस्थिति में ऐसी घुटन नहीं होती, पर कुछ न कहकर भी उसके एक एक अंग को अपनी प्रखर दृष्टि के अदृश्य तेज से झुलसाकर रख देने वाले उस सांवले युवक से देखते कपटी प्रौढ़ के सम्मुख वह छुई मुई बनकर सिकुड़ जाती। शेखरन कंपनी के जिस उच्च सिंहासन पर आरूढ़ थे, उस गद्दी पर अन्य कोई भारतीय अफसर कभी नहीं बैठा था। उस विलक्षण व्यवसाय पटु मस्तिष्क को स्वयं कंपनी के प्रभु निकोलसन साहब आंध्र प्रदेश से ढूंढ कर लाए थे। मिस्टर शेखरन ICS थे, पर विवाहिता सुंदरी पत्नी की जीवन अवस्था में ही उन्होंने एक अन्य सुलोचना से विवाह कर लिया था। उस प्रेम का उन्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। किंग एडवर्ड की ही भांति उच्च नौकरी का राज सिंहासन त्याग कर वे विदेश चले गए थे। वहीं उनका परिचय निकोलसन साहब से हुआ और उस हबशियों से काले युवक के चेहरे पर चमकती दो बुद्धिदीप्त आंखों के आकर्षण ने उन्हें बांध लिया। तब से मिस्टर शेखरन उसी कुर्सी पर जमे थे। उनके दफ्तर में एकमात्र कली ही रिसेप्शनिस्ट नहीं थी। अंग्रेजों से उजले रंग और कंजी आंखों वाली कॉन्वेंट शिक्षिता सुंदरी पर्वत कन्या मिस जोशी, उर्वशी सी नृत्य प्रवीणा रंगरस का जाल बुनती उड़ीसा की मिस पटनायक, जो रिसेप्शनिस्ट बनने से पूर्व देश विदेश में जाकर अपने अपूर्व कुचिपुड़ी नृत्य से लक्ष लक्ष विदेशी हृदय रिझाकर मुट्ठी में बंद कर लौटी थी, और तीसरी मिस डटा, जो आकाश की उड़ान से क्लांत होकर स्वेच्छा से गगनचारिणी एयर होस्टेस का पद त्याग धरा पर उतर आई थी। पर फिर भी विशेष काम पड़ने पर कली की पुकार मचती। अन्य तीनों सुर सुंदरियों में इसी बात को लेकर आए दिन नारी सुलभ ईर्ष्याग्नि की चिंगारियां चिटकती रहती, पर फिर भी मिस्टर शेखरन को लेकर कली का नाम खुलेआम लपेटने का दुस्साहस किसी का भी नहीं होता था। होता भी कैसे? आज तक कभी किसी ने दोनों को एकांत में घूमते भी तो नहीं देखा था। हमारे कुछ विदेशी अतिथि आए हैं। शेखरन ने दोनों हाथ बांधकर मेज पर कुहनियां टेक ली। अतिथि क्या, अतिथियों के लड़के हैं। साधारण स्तर के अतिथि होते
तो जोशी या पटनायक को सौंप देता, पर चारों छोकरे ऐसे पिताओं के पुत्र हैं जो हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा महत्व है। जब जब स्वदेश के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का प्रश्न उठता है तो मैं सदा तुम्हें याद करता हूँ। ये तो शायद अब तक तुम जान ही गई होगी। अप्रतिम संगिनी के मुखमंडल पर दृष्टिपात कर शेखरन ने काक भंगिमा में ग्रीवा टेढ़ी कर ली। प्रभु के मुखमंडल पर असंदिग्ध रूप से अंकित प्रणय क्षुधा को पढ़कर प्रशंसिका ने आंखें झुका ली। यस सर। उसने आंचल सामने खींचकर बगनखा ढक लिया। घड़ी के पेंडुलम से हिलते पेंडेंट से भूखे व्याघ्र की दृष्टि क्रमशः पीछे उतर उसकी पूरी रीढ़ की हड्डी को सुरसुरा गई। उन 4 उद्दत छोकरों को बस तुम ही संभाल सकती हो। विदेश में पता नहीं किस सिरफिरे अधकचरे योगी से योग की दीक्षा लेकर आए हैं। साथ में एक छोकरी भी है। मैंने तो उसे भी पहले लड़का ही समझा। बनारस और काठमांडू जाना चाहते हैं। तुम मिस्टर ट्रेवेलियन को लेकर दोनों जगह जा चुकी हो। इन्हें भी समेटकर परसों ही चल दो। ओह, फिर लंबे दौरे। मनी मन कली सिहर उठे। बस एक ही बात के लिए तुम्हें वार्न करना चाहता था। मिस्टर शेखरन गंभीर स्वर में फुसफुसाने लगे। इन हिप्पीज का आजकल कुछ ठीक ठिकाना नहीं रहता। समझेंगे बूझेंगे कुछ नहीं। भांग चरस गांजे के दम लगाकर ओम ओम डकारा और बन गई होगी। कहीं तुम्हें भी कुछ लत न लगा दें, समझी? जरा सावधान रहना। सुना है ऐसी ही गोलियां जेब में लिए घूमते फिरते हैं कि एक बार खिला दें तो बस फिर मुंह से लगी नहीं छूटती। यानी अपनी दुम कटी तो सबकी दुम साफ कर दी। फिर अपनी रसिकता से स्वयं प्रसन्न होकर शेखरन थोड़ी देर तक हंसते रहे। आप निश्चिंत रहें सर। तब मैं चलूं? वह उठ गई। शेखरन एक क्षण तक कुछ नहीं कह पाए। एक ही नारी में विधाता ने कितनी नारियों का विविध रूप भर कर रख दिया है। उसमें कभी किसी रानी किसी तेजोमय गरिमा है तो कभी दीन सेविका का अनुरागपूर्ण सेविका भाव। कभी वह लावण्यमयी श्रेष्ठ श्रृंगार से अपने को श्रृंगारित कर सम्मोहन कौशल की पराकाष्ठा प्रस्तुत कर उठती है और कभी स्कर्ट ब्लाउज में स्कूल की बालिका सी बनकर दफ्तर चली आती। तुम्हारा एयर पैकेज बुक हो जाएगा मिस मजूमदार। पूरा 1 महीना तुम्हें बाहर रहना होगा। इस बीच कंपनी का रुपया तुम अपने हाथ का मैल समझती रहना। मिस्टर शेखरन ने कुछ क्षणों की चुप्पी स्वयं ही तोड़ी। यस सर, आपकी मुझ पर सदा बड़ी कृपा रही है। वह बाहर चली आई और क्षण भर थमकर ललाट का पसीना पोंछने लगी। बाप रे बाप, कहेगा कुछ नहीं, पर आंखों ही आंखों में उसके सारे परिधान उतार कर रख देगा। हेलो कली। पटनायक ने उसे हाथ पकड़कर जाफरी के कोने में खींच लिया। फंस गई न जाल में। मुझे पता ही नहीं लगा कि तू लौट आई है, नहीं तो मैं पहले ही आगाह कर देती। हम तीनों को बारी बारी से यह मायावी दल सौंपा गया था, पर जिस होटल में ये 5 पांडव अपनी द्रौपदी को लेकर टिके थे वह मेरे जीजा का है। पी पिलाकर पहले ही दिन छोकरों ने ऐसा उधम मचाया कि मिस्टर शेखरन रातों रात अपने यहाँ ले आए। मीरा को तो एकदम मोल ही कर दिया था भूखे शेरों ने। योगी से नहीं, किसी पहुँचे भोगी से दीक्षा लेकर आए हैं ससुरे। इसी से तो हम तीनों ने मना कर दिया। हम रिसेप्शनिस्ट अवश्य हैं, पर ऐसे रिसेप्शन का हमें अभ्यास नहीं है। वी ऑल कम फ्रॉम गुड फैमिलीज। समझ क्या लिया है इस शेखरन ने? मेरी चिंता मत कर वासवी। कली ने बटुआ खोलकर छोटे दर्पण में म्लान पड़ गई लिपस्टिक की धूमिल रेखा को संवारा और फिर चलने लगी। मैं अपनी देखभाल खूब अच्छी तरह कर सकती हूँ। मुझे मौल करने वाला व्यक्ति शायद अभी जन्मा नहीं है। कली ने बटुआ खटाक से बंद किया, सहयोगिनी के कंधे पर हल्की सी आश्वासनपूर्ण थपकी दी और बाहर चली गई। मिस पटनायक सिर से पैर तक सुलग गई। कली को अब फूटी आंखों नहीं देख सकती थी। कितनी ही बार पहले भी उसने उसकी ओर मैत्रीपूर्ण हाथ बढ़ाया था, पर हर बार वह उसे ऐसे ही नीचा दिखाकर लिपस्टिक संवारती चली गई थी। ठीक है, भुगतेगी स्वयं। उसका कर्तव्य था
उसने आगाह कर दिया। समझाए समझे, नहीं धक्का दे दे। और कली घर लौटी तो द्वार पर ही अम्मा खड़ी थी। कितने ही बार तेरे दरवाजे को देख गई, तेरा ताला मरा जब देखो लटका ही रहता है। क्यों घबरा रही हो अम्मा? कली ने आगे बढ़कर बड़े लाड़ से दोनों बाहें अम्मा के गले में डाल दी। परसों से यह ताला पूरे 1 महीने के लिए लटका रहेगा। क्यों, फिर कहीं जा रही है क्या? इस बार तो सचमुच ही उड़ी जा रही हूँ अम्मा। पहले नेपाल, फिर बनारस। सरला अम्मा की आंखें चमक उठी। नेपाल जा रही है तू? कैसी भागवान है री। यहाँ बरसों हो गए झींकते। प्रवीर के बाबूजी से कई दफा कह चुकी हूँ, पशुपतिनाथ के दर्शन करा दो। चलो ना मेरे साथ, परसों ही दर्शन करा दूँ तुम्हें। पहले भीतर आ, आज तेरी पसंद के करेले बनाए हैं, सुबह से लिए बैठी हूँ। अम्मा उसे भीतर खींच ले गईं। पहले कुछ झिझक से कली आगे बढ़ी, पर गृह की जनहीन शून्यता के आवाहन से वह दूसरे ही क्षण आश्वस्त होकर बड़े धड़ल्ले से डग भरती अम्मा के पीछे चल दी और चौके में पहुंचते ही पीढ़ा खींच कर बैठ गई। अरे, आज क्या घर से ही सबको निकाल दिया अम्मा? हंसकर कली ने दामी साड़ी घुटनों के बीच दबा ली। अरे उठ, न जाने कैसी लड़की है, 100-150 की साड़ी पहनकर फचाक से बिना धुले पटले पर ही बैठ गई। जा, उठकर खाने के कमरे में बैठ, मैं पराठे गर्म कर लाती हूँ। अरे छोड़ो भी अम्मा, यहाँ हमारे भूख के आंतें कुलबुला रही हैं। अब पेट में ही पराठे गर्म होंगे। लाओ इधर। अम्मा के हाथ से कटोरदान छीनकर कली ने करेले पराठों में भींच कर रोल बना लिया और अपने सारे अदब कायदे भूल कर गपागप खाने लगी। वो भूल ही गई थी कि वह आज सुबह खाली 1 प्याला चाय पीकर ही घर से निकल पड़ी थी। शेखरन की भूखी दृष्टि उसके पुष्ट सौंदर्य को ही देख पाई, लेकिन किसी ने उसकी भूखी आत्मा को कभी नहीं देखा। क्या कभी भी कोई उसके अंतर की व्यथा को नहीं जान पाएगा? कोई मुग्ध दृष्टि से उसकी बड़ी बड़ी आंखों को ही देखता रहता है। कोई निर्लज्ज दृष्टि का अदृश्य भाला उसके सुडौल वक्ष के आर पार भेद कर उसकी बैकलेस चोली के बंधन शिथिल कर देता है। जितने ही लोलुप पुरुष, उतनी ही विचित्र विभिन्न दृष्टियां, पर क्या आज तक एक भी दृष्टि में उसे सच्चे निश्चल स्नेह की ऐसी झलक मिल सकी है? तवा रखकर अम्मा उससे कटोरदान छीनकर पराठे गरम करने लगी तो कली की आंखें छलछला उठी। उसकी ओर पीट की अम्मा स्वयं ही कहने लगी, आज सब अलीपुर गए थे। वहीं पांडे जी ने बड़े आग्रह से सबको रोक लिया। जया, माया उन्हीं की लड़कियों के साथ खेलकर पढ़कर बड़ी हुई हैं। बड़ा स्नेह करते हैं बेचारे। कहने लगे, पहाड़ की 2-3 शादियों की मूवी बनाई है, वही दिखाएंगे। मैं तेरे बाबूजी के साथ घर चली आई। बच्चे रात का खाना वहीं खा पी कर लौटेंगे। इसी से तो अपने दोनों के लिए दूध गुथे आटे के पराठे करेले बनाकर रख लिए थे। कैसे बने हैं रे करेले? तूने तो कुछ कहा भी नहीं। वाह, बढ़िया चीज़ खाने के बीच कुछ कहा जा सकता है भला? कली ने चटखारे लेकर नींबू के अचार की फांक मुंह में धर ली। खाने वाला चुपचाप खाता चला जाए तो समझ लो अम्मा, चीज़ ऐसी वैसी नहीं बनी है। वो तो अच्छी न बनी हो तभी खाने वाला उसे बातों के लच्छेदार जायके से स्वादिष्ट बनाता है। बस बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं अम्मा, बातें नहीं बना रही हूँ, सच। पता नहीं क्या जादू है तुम्हारे हाथ में, ऐसे करोड़ों की जन्मजात कड़वाहट भी दूर कर देती हो। मुझे लग रहा है सब करेले शायद मैं ही खा गई। देखो तुम्हारे लिए कुछ बचा या नहीं। उचक कर पथरौटे में झांकती कली को अम्मा ने स्नेह से दूर ढकेल दिया। परे हो, कहीं छू मत देना। क्यों अम्मा? कली का मुंह उतर गया। क्या कोई किरिस्तान हूँ मैं? नहीं नहीं बिटिया, तू भला क्यों किरिस्तान होने लगी? पर मैं तो जया माया का छुआ भी नहीं खाती। इसी बात को लेकर प्रवीर से रोज लड़ाई होती है। अब लाख सिर पटको, उसे भला बातों में कौन हरा सकता है। चल हाथ धोकर अंदर चल, यहाँ तो चौका सब गीला पड़ा है। अम्मा उसे लेकर बड़ी बेटी के कमरे में ही बैठ गईं। इसके साथ ही
कृष्णकली का अध्याय 13 यहीं पर समाप्त होता है। अगले अध्याय के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।